साथियों नमस्कार। स्वागत आपका हमारे एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे एनआर सुंडा बुक की। तो हमारी आज 8वीं क्लास है, 7 क्लास हो चुकी है। काफ़ी दिनों के बाद में ये क्लास हो रही है, तो अब हमारी क्लासेस है वो कंटिन्यू होगी। तो आप लोगों ने काफ़ी वेट किया। आज से हम वापस क्लास को शुरू करेंगे और अपने बात करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है समन्वित कीट प्रबंध। समन्वित कीट प्रबंध या इसे कहते हैं आईपीएम। देखिए, समन्वित कीट प्रबंध या आईपीएम क्या होता है। जो समन्वित कीट प्रबंध या आईपीएम होता है, कहने का मतलब है अपने जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं, यानी रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अपने क्या करते हैं, कम से कम करते हैं, यानी इको फ्रेंडली बनाया जाता है। यानी सबसे पहले अपने क्या करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे। कीटों का कंट्रोल करना तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैकेनिकल है वो करेंगे। उसके बाद में जो बायोलॉजिकल है वो कंट्रोल करेंगे। लास्ट में अंतिम हमारा जो हथियार कह सकते हो आप, वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है आईपीएम होता क्या है, यानी कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रबंध करते हैं, यानी क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ना कि कंट्रोल किया जाता है। यानी खत्म नहीं किया जाता कीट को, उस स्तर तक लाकर छोड़ दिया जाता है जहां तक वो क्या करे, आर्थिक नुकसान न करे। समझ रहे हो समन्वित कीट प्रबंध होता क्या है। यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, अपने रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें। और कौन सी जो प्रैक्टिस करें, कल्चरल मेथड है, जो कृषक विधियां होगी, यांत्रिक विधियां होगी और जैविक विधियां होगी। इनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब अपने किसका प्रयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, वो भी एक बहुत कम स्तर तक। और इसमें क्या किया जाता है, कीटों का मैनेजमेंट प्रबंध किया जाता है, यानी उनकी संख्या कम कर दी जाती है जहां तक क्या हो, वो नुकसान न करे, आर्थिक नुकसान न कर पाए, उतनी संख्या कम कर दी जाती है। पूर्णतः उनको जो है वो खत्म नहीं किया जाता। ये होता है समन्वित कीट प्रबंध, यानी सभी का समन्वय, सभी विधियों का समन्वय, जैसे कल्चरल मेथड यानी कृषक विधियां, आपकी यांत्रिक विधियां, जैविक विधियां और जो आपकी रासायनिक विधियां हैं, उनका एक समन्वय है वो रहता है। अब अपने सबसे पहले यदि बात करें, 2 टर्म पूछी जाती है। एक तो आपकी रहती है, एक होती है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या इसे कहते हैं आर्थिक दहलीज स्तर। आर्थिक दहलीज स्तर। देखिए, आर्थिक दहलीज स्तर होता क्या है, आर्थिक दहलीज स्तर होता क्या है। देखिए, जब किसी खेत में जब किसी इंसेक्ट का अटैक होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो एक थोड़ी मात्रा में अटैक करता है। उसके बाद में उसकी ज़्यादा संख्या बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, हमें आर्थिक नुकसान है, वो फसल ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे देखो, ETL का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या आर्थिक दहलीज स्तर। ये मान लो आप, हमारा प्रोडक्शन होना था 100 रुपए का। मान लो ये उदाहरण के लिए कपास है, एग्जाम्पल बता रहा हूं सिर्फ। कपास का हमारा 100 रुपए का प्रोडक्शन होना था, लेकिन कीट का प्रकोप हो गया, कीट का प्रकोप हो गया और कीट का प्रकोप हो गया, जिससे क्या होगा,
95 रुपये का प्रोडक्शन होगा, 5 रुपये की हमें क्या हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब अपने क्या करें, यदि यहां स्प्रे करें, यदि स्प्रे पर हमारा खर्च जैसे 5 रुपये से अधिक आ जाता है, 6 रुपये आ जाता है, 6 रुपये आ जाता है, तो अपने क्या करेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि 1 रुपये का हमें फिर भी नुकसान हो रहा है। ऐसे स्प्रे करने का क्या फायदा जब हमें 6 रुपये लग रहे हैं और 5 रुपये का बेनिफिट होता है। यदि स्प्रे करते 1 रुपये का नुकसान हो जाता। ईटीएल का मतलब क्या होता है, जब अपने स्प्रे का प्रयोग किया जाता है, क्या करें, उस कीटों की उस निश्चित संख्या पर जब अपने क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जब हमें एक आर्थिक नुकसान होता है। जैसे देखिए, मान लो 100 रुपये का प्रोडक्शन होना था, नुकसान हो रहा है हमारे को 20 रुपये का, 20 रुपये का नुकसान। तो क्या करेंगे, हम स्प्रे करेंगे। यदि स्प्रे करने पर 5 रुपये खर्च हो रहा है, स्प्रे करने पर 5 रुपये खर्च रहा है, इसका मतलब क्या, हमारे 15 रुपये फिर भी हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, क्योंकि हमें 15 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। यानी यदि हमें इस कीट का प्रकोप हो गया और स्प्रे करते हैं तो 5 रुपये खर्च इस पे आ गया, फिर भी हमें 15 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब हम स्प्रे करते हैं, कीटों की उस निश्चित संख्या पर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। जब हमें क्या होता है, इसके बाद में इससे ऊपर आर्थिक नुकसान है वो होने लग जाता है। तो देखिए, आपसे पेपर में पूछे कि कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग ईटीएल स्तर पर किया जाता है, इसी के साथ आपकी एक टर्म और आती है। उस टर्म की यदि मैं बात करूं, वो टर्म होती है आपकी इकोनॉमिक इंजरी लेवल, EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, आर्थिक क्षति स्तर, आर्थिक क्षति स्तर। इस पे क्या होता है, देखिए वही बात मैंने बताई आपको। जब क्या हो जाता है, मान लो 100 रुपये का प्रोडक्शन होना था, 100 रुपये का उत्पादन होना था, या मान लो 10 क्विंटल होना था, 10 क्विंटल होना था। कपास में बोलवर्म का अटैक हो गया, बोलवर्म का अटैक हो गया। मान लो एक पौधे पर, एक पत्ती पर बोलवर्म हमारे पास थी 2, तब तक क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 10 क्विंटल प्रोडक्शन होगा और 100 रुपये का प्रोडक्शन होगा। जब बोलवर्म की संख्या मान लो 4 हो गई एक पत्ती पर, तब हमारा प्रोडक्शन यहां से 10 से घटकर 8 हो गया और यहां मान लो हमारा 90 रुपये रह गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें नुकसान होने लग गया। ये स्टेज होती है ना, इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी नुकसान होना 4 पे स्टार्ट हो चुका है अपने को, इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। यानी जब क्या करता है, कीट हमें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, ये क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहलाता है। और स्प्रे किस पे किया जाता है, ईटीएल पे। इसको एक्शन लेवल भी कहते हैं, एक्शन लेवल भी कहा जाता है। एक्शन लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी समय अपने क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्शन लेते हैं। उसके बाद में देखिए, अपने कुछ फसलों का आर्थिक दयनीय स्तर की बात करें, कुछ फसलों के कुछ कीट हैं उनके आर्थिक दयनीय स्तर की बात करते हैं। किनका जो आर्थिक दयनीय स्तर है वो कितना रहता है। मैं बात करूं, यदि कपास में कीट लगता है लीफ होपर,
तो इसमें क्या है, 1 से 2 लीफ होपर प्रति पत्ती होते हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है, ये क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईटीएल कहते हैं। ईटीएल कहते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब है जब इतनी संख्या प्रति पत्ती लीफ होपर की होती है, 1 से 2 लीफ होपर प्रति पत्ती होते हैं, तब हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे कर देते हैं। यदि कपास में ही बात करूं मैं जैसिड की, जैसिड भी 1 से 2 हों प्रति पत्ती, तो ये स्टेज क्या कहलाती है, ईटीएल होती है। फिर अपने यदि बात करें अमेरिकन बोलवर्म की, अमेरिकन सुंडी की बात करें, जो अमेरिकन सुंडी होती है वो यदि एक एग प्रति पौधा हो या एक लार्वा प्रति पौधा हो, ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि एक एग ही प्रति पौधा हो तो वो क्या कहलाता है, ईटीएल कहलाता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तब अपने क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। यानी एक एग प्रति पौधा हो, चाहे एक अंडा एक पौधे पे हो, तो भी अपने क्या करते हैं, इसका प्रयोग, स्प्रे का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें यदि वोलवर्म का, आपकी जो वोलवर्म होती है, जो टिंडे की जो लट होती है या डोडे की लट होती है, वो कहती 5 से 10% डोडों को नुकसान कर चुकी हो। यानी कहने का मतलब है 5 से 10% डोडे क्या है वो इससे प्रभावित हो चुके हों, वो ईटीएल कहलाता है। तब अपने को स्प्रे कर देनी चाहिए। तब अपने इकोनॉमिकली देखें तो ये टाइम सबसे अच्छा होता है स्प्रे करने के लिए। इसके बाद में अपने को क्या होता है, हानि होनी या क्षति होनी, यानी यहां अपने करेंगे इस लेवल पे तो अपने जो स्प्रे करी है उसकी लागत कम होगी और बेनिफिट है वो हमारा होगा। इस स्टेज के बाद में क्या होता है, हमारी जो लागत है वो ज़्यादा आने लग जाती है और प्रोडक्शन क्या होता है, घट जाता है। फिर अपने बात करें स्पॉटेड बोलवर्म, जो धब्बेदार सुंडी होती है, धब्बेदार सुंडी की बात करें, इसमें यदि आपका 20% नुकसान ये कर चुकी हो, जब क्या कर चुकी हो, 20% नुकसान है वो कर चुकी हो, तब ये ईटीएल स्तर इसका कहलाता है। बात करें सफेद मक्खी की, यदि सफेद मक्खी 8 से 10 निम्फ, 8 से 10 एडल्ट या 20 निम्फ का मतलब बच्चे, ये वयस्क और ये बच्चे प्रति पत्ती हो। कहने का मतलब यदि सफेद मक्खी है 8 से 10 एडल्ट प्रति पत्ती है या 20 निम्फ प्रति पत्ती है, उस समय अपने को स्प्रे का छिड़काव कर देना चाहिए। वो क्या कहलाता है, आर्थिक दहलीज स्तर कहलाता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहलाता है। बात करें एफिड की, एफिड का भी क्या होता है, 20% नुकसान जब हो जाता है एफिड द्वारा या मोइला द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं अपने, ईटीएल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल का, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर अपने चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें
इनके कंट्रोल की विधियों की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आती है कृषक विधियां या कल्चरल मेथड। कृषक विधियां या कल्चरल मेथड की बात करें यदि, आईपीएम में आपको बताया था सभी तरीके काम में लेते हैं आईपीएम। सबसे पहला हमारे पास आता है कल्चरल मेथड या कृषक विधि, कृषक विधियां। देखो कल्चरल मेथड या कृषक विधियां क्या होती है, इसमें अपने क्या करते हैं, जैसे खेत की गहरी जुताई कर दी, जैसे खेत की गहरी जुताई, खेत की गहरी जुताई कर दी, खेत की सफाई कर दी, खेत की सफाई कर दी, या गर्मियों में गहरी जुताई, गर्मियों में गहरी जुताई, फसल चक्कर अपना लिया, फसल चक्कर अपना लिया। देखो यदि अपने खेत की गहरी जुताई गर्मियों में कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कीटों के जो अंडे होते हैं या कीट है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा फसल चक्कर से भी क्या होता है, कीटों का प्रकोप है वो कम होता है। फिर यदि अपने देखें समय पर बुआई, यदि समय पर बुआई की जाए तो भी कीटों का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि अपने क्या करें, जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनकी काट छांट कर दें, काट छांट कर दें, जिससे क्या होता है, ये कृषक विधियां कहलाती है। खेत की गहरी जुताई कर दी, खेत की सफाई कर दी, यानी जो अवशिष्ट होते हैं या कचरा होता है जो खेत से बाहर कर देते हैं, उनमें क्या होता है, कीटों के अंडे होते हैं या कीटों के जो छोटे निम्फ है वो या जो प्यूपा है वो रहते हैं, तो जिससे क्या होता है, ये आगे जाकर फसल में आक्रमण करते हैं। गर्मियों में गहरी जुताई करने से वो अधिक टेम्परेचर होने से मर जाते हैं। फसल चक्र अपनाने से भी क्या होता है, जो इनका है वो प्रकोप कम होता है। समय पर बुआई करने से भी कीटों का प्रकोप कम होता है। रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं या जिन पे कीट, कहने का मतलब जिस पे कीट लगे हुए होते हैं, उनको अपने क्या कर देते हैं, वहाँ खेत से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में यदि अपने बात करें, फांस फसल भी होती है। क्या होती है, फांस फसलें, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रैप क्रॉप लगा दें, वो भी किसी में आता है, कल्चरल मेथड में आता है। किस में आता है, कल्चरल मेथड में आता है। ट्रैप क्रॉप लगाना, देखो ट्रैप क्रॉप होता क्या है, ट्रैप का अर्थ क्या होता है, जाल होता है। तो कहने का मतलब कीटों को जाल में फंसाना। अब कीटों को जाल में अपने कैसे फंसा सकते हैं, यानी उनको भ्रमित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। मैं बात करूं फांस फसल, ये आपकी मुख्य फसल, ये आपकी मुख्य फसल, और ये आपका कीट है जिसका नियंत्रण किया जाता है। फांस फसल की यदि मैं बात करूं, भारतीय सरसों, भारतीय सरसों, पत्ता गोभी, आप सभी को पता होगा पत्ता गोभी या कैबेज में किसका आक्रमण होता है, DBM, डायमंड बैक मोथ। इसका नाम रहता है प्लूटेला जाइलोस्टेला, प्लूटेला जाइलोस्टेला, प्लूटेला जाइलोस्टेला रहता है। एक भयंकर कीट होता है पत्ता गोभी का, डायमंड बैक मोथ, जिसका नियंत्रण, यानी ये मान लो आपके खेत में, ये आपका खेत है, इसमें
ये फसल लगी हुई है पत्ता गोभी, ये फसल लगी हुई है पत्ता गोभी, लेकिन अपने क्या करते हैं, इस प्रकार से इसके चारों ओर भारतीय सरसों को लगा देते हैं। यहाँ चारों तरफ इसके क्या लगा देते हैं, भारतीय सरसों लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, डायमंड बैकमोथ का प्रकोप होगा। वो भारतीय सरसों जल्दी ग्रोथ करती है, तो इस सरसों पर डीबीएम का आक्रमण हो जाएगा, और ये जो अंदर की फसल है हमारी पत्ता गोभी है, वो क्या रहेगी, इस पर कीट आक्रमण नहीं करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये भारतीय सरसों है, इस डीबीएम को जाल में फंसा लेती है, या ट्रैप क्रॉप इसीलिए कहते हैं कि एक तरीके का जाल बिछा देती है। जैसे आपने क्या देखा होगा, कपास की बुआई होती है तब देखा ही होगा कि उसमें एक पैकेट आता है, पैकेट के अंदर क्या होता है, एक बिट्टी और नॉन बिट्टी नाम से बीज आते हैं। तो बिट्टी का काम क्या होता है, जो आपकी बोलवर्म होती है, जितनी अमेरिकन जो बोलवर्म होती है, या पिंक बोलवर्म होती है, स्पॉटेड बोलवर्म होती है, जो अमेरिकन सुंडी होगी, गुलाबी सुंडी होगी, चितकबरी सुंडी होगी, इसके क्या होता है, बिट्टी का मतलब क्या होता है, इसके खेत के यहाँ बीच में यहाँ बिट्टी लगा दिया, मान लो यहाँ बिट्टी लगा दिया खेत में, और यहां जो एक अंदर उस पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट और होता है, वो होता है नॉन बिट्टी का। इस फसल के चारों तरफ क्या लगाया जाता है, नॉन बिट्टी लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि यदि बाय द वे इसका यहां ये आपकी मुख्य फसल है, कपास होती है, ये अंदर वाली साइड तो क्या होती है, बिट्टी होती है, और ये जो बाहर वाली साइड होती है, ये होती है नॉन बिट्टी। क्या होती है, नॉन बिट्टी, यानी बिट्टी नहीं होती। जो नॉन बिट्टी में क्या होता है, इनका प्रकोप होता है बोलवर्म का। यदि बोलवर्म वायदे पे प्रकोप हो भी जाता है, तो अंदर वाली फसल पे न करके इस पे करेगी, नॉन बिट्टी पे, जिससे अंदर वाली फसल है ये जो बच जाती है। यानी नॉन बिट्टी क्या करता है, एक ट्रैप बिछाता है, जिस ट्रैप में कीट फंस जाते हैं। इस प्रकार से ये फसलें क्या कहलाती है, ट्रैप क्रॉप कहलाती है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि ट्रैप क्रॉप होती क्या है। फिर अपने यदि बात करें नेक्स्ट, अरंडी एक ट्रैप क्रॉप होती है, सोयाबीन के साथ लगाई जाती है। किसके, सोयाबीन के साथ लगाई जाती है। और ये कंट्रोल किसका करता है, ये जो आपकी स्पोडोप्टेरा लिटूरा होती है, तंबाकू का कैटरपिलर, स्पोडोप्टेरा लिटूरा, स्पोडोप्टेरा लिटूरा इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है तंबाकू के कैटरपिलर का। फिर नेक्स्ट यदि बात करें अपने, जो फांस फसल होती है भिंडी, वो लगाई जाती है कपास में। कॉटन के चारों तरफ भिंडी को लगा दिया जाता है, जिससे किसका प्रकोप नहीं होता है, कॉटन के अंदर जो बोलवर्म होती है, डोडे की लट होती है, बोलवर्म, या जिसको डोडे की लट कह सकते हो आप, सुंडी कह सकते हो, इसका प्रकोप है वो नहीं होता। वही नॉन बिट्टी वाली बात है, इस भिंडी है जैसे इसके स्थान पे नॉन बिट्टी हो गया, और ये कॉटन मुख्य फसल होती है। इसके अलावा आपका जैसे ये आपके मुख्य एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गेंदा या हजारा का भी प्रकोप जो प्रयोग है वो किया जाता है। वो सूत्रकृमियों के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग है, गेंदे का किया जाता है ट्रैप क्रॉप के रूप में। किसके लिए, सूत्रकृमियों के लिए उसका प्रयोग है वो किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ट्रैप क्रॉप क्या होती है और इसके एग्जाम्पल है वो कौन कौन से आपको याद रखने हैं। फिर अपनी बात करेंगे भौतिक विधियों की, उससे पहले भौतिक विधियों से पहले अपनी बात करेंगे जो आपके यांत्रिक विधियां हैं। यांत्रिक विधियां नंबर 2 है यांत्रिक विधियां या मैकेनिकल मेथड। यांत्रिक विधियां या मैकेनिकल मेथड, इसमें अपने क्या करते हैं, इसमें अपने जैसे खाई खोदना, ट्रेंच बनाना, ट्रेंच बना देते हैं किसके लिए, कातरा प्रबंध के लिए। यानी किसी खेत में
प्रकोप हो रहा है, जैसे ये खेत है, इसमें कातरा का प्रकोप हो गया, तो ये पास वाला खेत है, इसमें कातरे का प्रकोप न हो तो क्या किया जाता है, यहां खाई बना दी जाती है, ताकि जो कातरा है वो इस खेत से इस खेत में जाएगा तो इस खाई में गिर जाएगा, जिससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कातरे का प्रबंध है वो खाई खोद कर किया जाता है। ये कौन सा तरीका है, ये आपका रहता है मैकेनिकल मेथड रहता है। नेक्स्ट अपने बात करें, जैसे फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना, इससे क्या होता है, इस फेरोमोन ट्रैप एक यंत्र होता है जिसमें लूर लगा होता है। उस लूर में क्या होता है, एक मादा हार्मोन होता है, वो हार्मोन यानी एक सुगंध आती है, जिससे क्या होता है, वो कीट मादा की तरफ आकर्षित होता है। जो मादा कीट की तरफ आकर्षित होने वाला हार्मोन होता है वो उस लूर के अंदर इस फेरोमोन ट्रैप में डाल दिया जाता है, जिससे नर कीट क्या होते हैं, इस फेरोमोन ट्रैप में आ जाते हैं, जिससे ये फंस जाते हैं। जैसे फ्लेम थ्रोवर हो गया। फ्लेम थ्रोवर क्या होता है, एक आग फेंकने वाला यंत्र होता है, जिससे क्या किया जाता है, टिड्डी नियंत्रण। टिड्डी नियंत्रण ये भी यांत्रिक विधि है, यानी ये आग फेंकता है, जिससे क्या होता है, टिड्डी के ऊपर आग फेंकता है, जिससे टिड्डियां क्या हो जाती है, जल जाती है। ये क्या कहलाता है, फ्लेम थ्रोवर, या इससे क्या कर सकते हैं, टिड्डी नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट अपने यदि बात करें, जैसे तने पर ग्रीस की पट्टी बांधना, तने पर ग्रीस की पट्टी बांधना, किसका कंट्रोल किया जाता है, मीलीबग का नियंत्रण। मीलीबग का नियंत्रण किससे करते हैं, तने पर ग्रीस की पट्टी बांधकर। जैसे खाई खोदकर कातरा का, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लेम थ्रोवर टिड्डी नियंत्रण कर सकते हैं, तने पर ग्रीस की पट्टी बांध दी जाती है, जिससे क्या होता है, या पॉलीथीन सीट बांध दी जाती है, ग्रीस की पट्टी, या क्या हो जाती है, पॉलीथीन सीट बांध दी जाती है, तने पे बांध दी जाती है। जो मीलीबग क्या होता है, मीलीबग मादा होती है ना, वो भूमि में अंडे देती है, भूमि में अंडे देकर वापस वो क्या जाती है, उस तने से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तो क्या करते हैं, जो पॉलीथीन सीट होती है, जो ग्रीस होता है ना, पॉलीथीन सीट क्या होती है, चिकनी होती है, चिकनी, जिससे वो मादा भूमि से अंडे देकर ऊपर तने पे उस पेड़ पे जाएगी, तो वो क्या फिसल कर नीचे गिर जाएगी, ऊपर जा नहीं पाएगी। यदि ग्रीस लगा दिया तो जिससे वो क्या होता है, स्टिकी होता है, जिससे ग्रीस पे वो मादा चिपक जाती है, मीलीबग। तो इस प्रकार से ये विधियां क्या कहलाती है, यांत्रिक विधियां कहलाती है। उसके बाद में यदि अपने बात करें, एक इसमें और आता है, जैसे फलों को ढकना। आपने देखा होगा कि अनार के अंदर, अनार में और पपीता में ऐसा किया जाता है। अनार में क्यों किया जाता है कि फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी का प्रकोप होता है, फल मक्खी का प्रकोप उस पे न हो, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, अनार को ढक दिया जाता है। आपने देखा भी होगा, अक्सर आपके आसपास जो घरों में भी जो लगे होंगे पौधे, उनको भी क्या किया जाता है, जो प्लांट लगे होते हैं अनार के, उनको भी क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। उसके बाद में अपनी बात करेंगे, नेक्स्ट विधि है हमारी भौतिक विधि। कौन सी है, भौतिक विधि। तीसरी विधि हमारी रहती है भौतिक विधि। तीसरी हमारी विधि रहती है भौतिक विधि, या इसको क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड कहा जाता है। भौतिक विधि या फिजिकल मेथड कहा जाता है। भौतिक विधि में क्या किया जाता है, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, जैसे गामा किरणों का प्रयोग, गामा किरणों का प्रयोग, जैसे स्टोन बीविल होता है, स्टोन बीविल होता है आम में उसका जो नियंत्रण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो किया जाता है आपका गामा किरणों से। किससे नियंत्रण किया जाता है,
गामा किरणों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। फिर नेक्स्ट यदि अपनी बात करें, आपका जो रहता है अनाज में नमी की मात्रा 10 से 12% रखी जाती है। अनाज में नमी की मात्रा कितनी रखी जाती है? 10 से 12% रखी जाती है, जिससे क्या हो, उसमें कीटों का प्रकोप न हो। एक उचित नमी होती है, जिससे क्या होता है, कीटों का प्रकोप है वो नहीं हो पाता है, जिससे क्या कीटों का प्रकोप नहीं हो पाता। इसे क्या कहते हैं, अपने भौतिक विधि या फिजिकल मेथड कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे। देखिए, अनाज में नमी है वो 10 से 12% होती है, तो इस पे क्या होता है, प्रकोप नहीं हो पाता। लेकिन एक आपका जो खपरा होता है उसका प्रकोप कम नमी पे 7 से 8% नमी से भी कम पे भी इसका प्रकोप हो जाता है। नेक्स्ट हमारी विधि रहती है जैविक विधि। कौन सी विधि? जैविक विधि रहती है, यानी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और मित्र कीटों द्वारा नुकसानदायक कीटों का नियंत्रण करना। देखिए, सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक हो गए, ये क्या कर देते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और जो ये नुकसानदायक कीट होते हैं, इनमें रोग पैदा कर देते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और ये मित्र कीट होते कुछ, इनका प्रयोग करके भी क्या किया जाता है, इनका नियंत्रण किया जाता है। तो देखिए, जब कीटों द्वारा नियंत्रण किया जाता है ना, शत्रुओं का कीटों द्वारा, इसे कहते हैं पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल। और जो जैविक नियंत्रण शब्द दिया था, सबसे पहले जैविक नियंत्रण जो शब्द था वो H.S. स्मिथ ने दिया था 1919 के अंदर। शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था H.S. स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? H.S. स्मिथ ने सबसे पहले 1919 में दिया था, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। ये हमारा क्या रहता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल रहता है। जीवाणु, विषाणु, कवक होते हैं, वो क्या कर देते हैं, उस कीट के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कीट वो मर जाता है। या मित्र कीट है जो उस पे होस्ट पे अपने पे रहता है और उसको खत्म कर देता है। ये क्या कहलाता है, जैविक नियंत्रण कहलाता है। अब बात करें अपने कुछ कीटों की। देखिए, आपने कुछ चीजें पढ़ी होगी। सबसे पहले आपने देखें, एक आपने पढ़ा होगा परजीवी, एक आपने पढ़ा होगा यदि मैं बात करूं इनकी, तो आपने एक तो पढ़ा होगा परभक्षी। क्या पढ़ा होगा? परभक्षी, प्रीडेटर। एक आपने पढ़ा होगा परजीवी, पैरासाइट। एक आपने पढ़ा होगा परजीव्याभ। ये क्या होता है आपका? पैरासिटोइड। देखिए, इन तीनों में आप अंतर समझना कि परभक्षी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, परजीव्याभ क्या होता है। देखिए, जो परभक्षी होता है ना, परभक्षी क्या करता है, ये भक्षण करता है सीधा किसका? जो आपका शत्रु कीट होता है, इसका
डायरेक्ट भक्षण करता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे क्या होती है, जो बगुला होता है, बगुला होता है, तोता होता है और काली मैना होती हैं, ये क्या करते हैं, ये कीटों का जमीन में से या भूमि में से क्या करते हैं, उनका डायरेक्ट भक्षण। बगुले को आपको देखा होगा डायरेक्ट क्या करता है, भक्षण करता है। तो एक प्रकार का ये क्या करता है, परभक्षी। और ये हमेशा क्या होता है, ये अपने होस्ट से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, होस्ट से हमेशा बड़ा होता है और इसको भक्षण कर लेता है, यानी इसको खा जाता है। होस्ट से हमेशा बड़ा होता है परभक्षी। और जो परजीवी होता है, परजीवी क्या होता है, हमेशा परजीवी या तो बराबर होता है आकार में या क्या होता है, छोटा होता है। ये क्या होता है, जो परजीवी होता है वो परपोषी के क्या होता है, या तो बराबर या छोटा रहता है। तो ये क्या काम करता है, उसके ऊपर परजीवी के रूप में रहता है, परजीवी के रूप में रहता है, परजीवी के रूप में रहता है। तो ये क्या करता है, इसको मारता नहीं है। क्या करता है, मारता नहीं है, इसको इतना कमजोर कर देता है जिससे क्या करता है, वो नुकसान नहीं कर पाता है। मैं बात करूं परजीव्याब की, यानी पैरासिटोइड की, ये होता है हमेशा छोटा होता है। किससे, जो आपका ये परजीव्याब होता है ना, ये हमेशा छोटा होता है। किससे, परपोषी से। जिस पे ये परजीव्याब आक्रमण करता है ना, ये उसको परपोषी कहते हैं। और परपोषी से ये खुद क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन उस पे उसके ऊपर क्या रहता है, ये जीवित रहता है। इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, उन पे जीवित रहता है और उनसे क्या करता है, भोजन ग्रहण करता रहता है। और इसमें क्या होता है, ये परजीव्याब होता है ना, इस परपोषी को अंत में मार देता है, लेकिन परजीवी है वो इस पे क्या होता है, मारता नहीं। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे जो चिंचड़ियाँ होती है वो आपके गाय भैंस पे रहती है, वो एक तरीके किसका उदाहरण है, परजीवी का। यानी उससे क्या अपना जो भोजन है वो लेती रहती है और उनको कमजोर करती रहती है। और परजीव्याब क्या होता है, छोटा होता है और इन पे क्या करता है, परपोषी पे रहता है, लेकिन ये मार देते हैं किसको, परपोषी को मार देते हैं। अब अपने बात करें परजीव्याब की, अपने ये कीट नियंत्रण करने वाले अधिकांश परजीव्याब हाइमेनोप्टेरा गण के होते हैं, हाइमेनोप्टेरा गण के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अधिकांश परजीव्याब कीट है वो किस गण के होते हैं, हाइमेनोप्टेरा गण के रहते हैं। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे कि कुछ परजीव्याब के आपके एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स की अपने बात कर लेते हैं। देखिए, जैविक नियंत्रण में काम आने वाले, कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आने वाले कुछ परजीव्याब कीट हैं, उनकी बात अपने कर लेते हैं। सबसे पहले यदि बात करें अपने कीट परजीव्याब, फिर बात करें अवस्था, सबसे पहले बात करें यदि फली छेदक की, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है जो, उसका एक परजीवी कीट होता है कैंपोलिटस क्लोरिडी, कैंपोलिटस क्लोरिडी। और किस अवस्था पे आक्रमण करता है, ये लार्वा अवस्था पे। किस अवस्था पे आक्रमण करता है ये, यानी जो ये कैंपोलिटिस क्लोरिडी है जो फली छेदक होता है, इसके लार्वा पर अपना जीवन यापन करता है और इसको क्या कर देता है, इसको मार देता है,
जो फली छेदक होता है किसका, चने का, जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किस में होता है, ये चने की जो सुंडी होती है वो, इसका कंट्रोल है वो किससे होता है, कैंपोलिटस क्लोरिडी से होता है। यानी उसके बाद में यदि बात करें तना छेदक मक्का का, जो तना छेदक होता है उसका, तना छेदक सूट बोरर किसका, मक्का का, जिसका नाम होता है चिलोपार्टेलस। इसका क्या होता है परजीव्याव, इसका नाम होता है कोटेशिया फ्लेवस। कोटेशिया फ्लेवस नाम का एक पैरासिटोइड होता है, पैरासिटोइड होता है, जो इसकी कौन सी अवस्था, कीट की लार्वा, जो लार्वा अवस्था होती है इस पे आक्रमण करता है। ये कोटेशिया फ्लेवस है, वो तना छेदक होता है मक्के के, उसकी लार्वा अवस्था पर आक्रमण करता है और इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट यदि अपनी बात करें तना छेदक इसका, धान का बात करें, तना छेदक, धान का तना छेदक, तना छेदक धान का बात करें, धान का जो तना छेदक होता है इसका रहता है ट्राइकोग्रामा जापोनिकम। जो धान का तना छेदक होता है उसके अंडे पर यानी एग पे, जब उसकी एग अवस्था होती है किसकी, तना छेदक है धान की, उस पे ये ट्राइकोग्रामा जापोनिकम आक्रमण करके उसको नष्ट कर देता है। फिर अपने जैसे बात करें जो आपका तना छेदक होता है गन्ने का तना छेदक किसका, गन्ने का। इसकी बात करूं मैं यदि, तो ये होता है ट्राइकोग्रामा किलोनिस। और जो ट्राइकोग्रामा किलोनिस होता है वो भी अंड परजीव्याव होता है, यानी एग पे रहता है किसके, तना छेदक होता है जो गन्ने का, उसके जो सूट बोरर होता है गन्ने का, उसके ऊपर क्या रहता है, ये आपका इस अंडे पे आक्रमण कर देता है। फिर नेक्स्ट बात करें बोलवर्म की। बोलवर्म ये भी क्या होती है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीव्याव या पैरासिटोइड होता है, किलोनिस। ये भी क्या होता है, ये कपास की बोलवर्म है, किसकी, कपास की बोलवर्म है। जो कपास की बोलवर्म होता है उस पे एक परजीव्याव ट्राइकोग्रामा किलोनिस होता है, वो भी किस पे, इस कपास की बोलवर्म के अंडे पे आक्रमण करता है और इसको नष्ट कर देता है, इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें धब्बेदार सुंडी की बात करें, यदि धब्बेदार सुंडी, कपास की धब्बेदार सुंडी कह सकते हो या स्पॉटेड बोलवर्म कह सकते हो, ब्रेकन हैबिटर नाम का एक पैरासिटोइड होता है जो धब्बेदार सुंडी होती है किसकी, कपास की, उसके ऊपर जो उसकी लार्वा अवस्था पर आक्रमण करता है, किस अवस्था पर, लार्वा अवस्था पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो कीट कौन सा, परजीव्याव, यानी कैंपोलिटिस क्लोरिडी फली छेदक होता है जो चने का, उस पे उसके लार्वा भी आक्रमण करके उसको खत्म कर देता है। कोटेशिया फ्लेवस होता है वो तना छेदक होता है मक्के का, उसके लार्वा पर आक्रमण करके उसको खत्म कर देता है। ट्राइकोग्रामा जापोनिकम है वो तना छेदक होता है धान का, उसके अंडे पे आक्रमण करके उसको खत्म कर देता है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस होता है जो तना छेदक होता है गन्ने का, उस पे आक्रमण, जो उसके अंडे पे आक्रमण करके उसको खत्म कर देता है। जो बोलवर्म होती है ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीव्याव या पैरासिटोइड होता है, जो बोलवर्म होता है उसके अंडे पे आक्रमण करके इसको भी खत्म कर देता है। धब्बेदार सुंडी की मैं बात करूं तो
इसके लिए एक पैरासिटोइड होता है ब्रेकन हैबिटर, जो धब्बेदार सुंडी के लार्वा अवस्था पर आक्रमण करके इसको भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। फिर अपने कुछ और है उनकी भी बात कर देते हैं। अपने पास ऐसे 6 पैरासिटोइड हो चुके हैं। यदि आप अपने बात करें 7 नंबर की, तो हमारे पास रहता है 7 नंबर पे टॉप बोरर होता है गन्ने का, जो गन्ने का ऊपरी पररोह भेदक, या गन्ने का जो टॉप बोरर होता है, टॉप बोरर होता है, इसके लिए एक रहता है आइसोटीमा जावेंसिस। आइसोटीमा जावेंसिस एक पैरासिटोइड होता है, और जो इसकी जो अवस्था होती है उसकी मैं बात करूं यदि, तो लार्वा अवस्था पर ये आक्रमण करता है। जो गन्ने का पररोह है, यानी जो टॉप बोरर होता है आपका, वो क्या करता है, उसके जो लार्वा होता है इस पे आक्रमण कौन करता है, आइसोटीमा जावेंसिस आक्रमण है वो कर देता है, जिससे ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर बात करूं मैं पायरिल्ला की, महत्वपूर्ण है ये। गन्ने का एक कीट होता है पायरिल्ला। कौन सा, गन्ने का पायरिल्ला कीट होता है। इस पे एक पैरासिटोइड होता है एप्रिकेरेनिया मेलेनोल्यूका। पायरिल्ला जो गन्ने का कीट होता है, इस पे एप्रिकेनिया मेलेनोल्यूका जो पैरासिटोइड होता है, ये या तो निम्फ पर या वयस्क पर आक्रमण करके क्या कर देता है, इसको भी खत्म कर देता है। यानी गन्ने का जो पायरिल्ला होता है, एप्रिकेनिया मेलेनोल्यूका नाम का एक जो आपका पैरासिटोइड होता है, वो क्या कर देता है, इसके निम्फ या एडल्ट पर आक्रमण करता है। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट 9 नंबर, तो आपका सफेद मक्खी के लिए बात करूं मैं। सफेद मक्खी किसमें, सब्जियों में। सब्जियों में ये होता है एनकार्सिया फर्मोसा। एनकार्सिया फर्मोसा नाम का एक परजीव्या होता है, जो क्या कर देता है, इसके जो निम्फ अवस्था होती है इस पर आक्रमण करके इसको भी खत्म कर देता है। उसके बाद में आता है सेंट जोन्स स्केल। ये एक कीट होता है सेब का। किसका होता है ये, इसका एक पैरासिटोइड होता है एनकार्सिया पर्निसियोसा। ये जो एनकार्सिया पर्निसियोसा होता है, सेंट जोन्स स्केल जो सेब का कीट होता है, उसके निम्फ पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, निम्फ पर, यानी उसके जो बच्चे होते हैं उस पर आक्रमण करता है और इनको भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये जैविक नियंत्रण में काम आता है। फिर बात करें नेक्स्ट, एक आपका होता है वूली एप्पल एफिड। वूली एप्पल एफिड, एप्पल का एक एफिड होता है, वूली एप्पल एफिड यानी सेब का एक एफिड होता है, जो इसका जो पैरासिटोइड होता है एफेलिनिस माली नाम का। कौन सा, एफेलिनिस माली नाम का एक इसका पैरासिटोइड रहता है, जो क्या करता है, इस वूली एप्पल एफिड के निम्फ पर आक्रमण करता है और इसको भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है या नियंत्रण। तो ये कीट रहते हैं आपके जैविक नियंत्रण में, जो ये पैरासिटोइड रहते हैं जो जैविक नियंत्रण में काम आते हैं और कीटों का नियंत्रण करते हैं। ये हमारा आईपीएम था। कल भी अपने वीडियो में अपने आईपीएम की बात करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और अपने साथियों तक शेयर करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है एग्रीमिशन कोचिंग का, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ऑलरेडी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। कि उसमें टेस्ट सीरीज में 6 दिन जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है उतना 6 दिन जो यूट्यूब पे होती है क्लास, 6 दिन जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है वो एग्रीकल्चर का, प्लस 15 हिंदी और 25 जीके, इसका क्या रहता है, एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। 15 क्या रहते हैं, हिंदी प्लस जीके, टोटल 100 क्वेश्चन, 60 प्लस 15 प्लस 25 का होता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं, संडे को ये टेस्ट होता है। या आप एप्लीकेशन पर जाके इसको बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। एप्लीकेशन में आपको स्टोर में जाना है और स्टोर में आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है, जो यूट्यूब पे कराया जाता है। और आपको मंडे को टॉपिक है जो बता दिए जाते हैं कि एग्रीकल्चर का तो वो 6 दिनों का मैटर है ही, और हिंदी और जीके का मैटर आपको बता दिया जाता है मंडे को कि इस टॉपिक का टेस्ट आपको नेक्स्ट संडे को होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।